हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिक्स में सेकंड बुक का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल करवा दीजिए। तो आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स सेकंड पार्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। ये ऐसे न्यूमेरिकल है जो रिपीट आपके एग्जाम में हुए हैं और आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना है। ठीक, और ये आपके लॉन्ग वाले न्यूमेरिकल है, इसलिए बहुत ज्यादा इनका वैल्यू है। ये 5 नंबर वाले और 3 नंबर वाले हैं। शॉर्ट तो लगभग हर एक स्टूडेंट कर ही लेता है जो आपके बहुत छोटे हैं, लेकिन ये आपको तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस इनमें थोड़ा तरीका चेंज कर देता है, नहीं तो लगभग हर साल पैटर्न सेम होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में जो है 5 नंबर में पूछे जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर ही सबसे ज्यादा बच्चों को तकलीफ देता है कि अगर छूटा तो बहुत बड़ा नंबर जाएगा। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में अदर सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि यहाँ बहुत सिंपल है, क्योंकि यहां पर क्या है, अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ पूरा का पूरा सत्यानाश। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल दर्पण अपने सामने से 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या बोलेगा, जैसे ये गुना गुनी टाइप का देगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि यहां पर जब भी गुना की बात की जाए तो ये आवर्धन की बात कर रहा है। ठीक, और यहां पे आपको यह देख लेना है कि दर्पण कौन सा है। जैसे यहां दर्पण दिया है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में सब वैल्यू माइनस होता है, चाहे वो u हो यानी दर्पण से वस्तु की दूरी हो, चाहे v हो यानी प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे f हो चाहे यानी फोकस दूरी हो। और यहां तक कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब है गुनागुनी तो वो भी ऋणात्मक होता है, बशर्ते आभासी के केस में धनात्मक होता है। तो यहां पे प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिए, कह रहा है अवतल दर्पण अपने सामने से 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, तो एक वस्तु रखी है, तो इसका मतलब u का मान है। किसका मान है? u का मान। तो u का मान दे रखा है कितना प्यारे बच्चों, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। आगे कह रहा है कि इस वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पे ध्यान देना, आवर्धन के लिए लगता है ये गुना गुनी यानी m का मान दिया है और 3 गुना माइनस यहां पे 3 लिखेंगे, वो इसलिए कि यहां वास्तविक दिया है। अगर आभासी देता तो अपन क्या करते बच्चों, धनात्मक लिखते +3। अब यहां पे एक फार्मूला होता है कि m बराबर माइनस का v अपान यू। देखिए एक और होता है I अपान O बराबर v अपान यू माइनस में। ये तब होता है जब वस्तु की लंबाई यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दिया हो, यानी यहां पर तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो अपन इसको नहीं लगाएंगे, यही वाला अप्लाई करेंगे कि m बराबर माइनस का v अपान यू। इस फार्मूले की मदद से अपन क्या निकाल पाएंगे, v का मान, क्योंकि u m तो पहले से पता है, u भी पता है। तो यहां से क्या करेंगे बच्चों, यहां से रखेंगे m का मान माइनस का 3 रख देंगे, -3 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का v अपान u का मान कितना है, माइनस का 10। तो ये माइनस पहले काट दीजिए, तो ये कितना हो गया, 3 बराबर का ये v अपान का माइनस का 10। तो यहां से v बराबर कितना हो गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालिए। अब दर्पण की वक्रता त्रिज्या तभी निकलेगी जब अपन पहले फोकस दूरी निकाल देंगे, क्योंकि क्या होता है f बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f कहें तो, लेकिन यहां पर देखिए f हमें पता नहीं है, तो पहले f निकालेंगे तभी तो वक्रता त्रिज्या निकलेगा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों अपन फार्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जो दर्पण वाला सूत्र होता है कि 1 अपान f बराबर 1 अपान v प्लस 1 अपान u।
दर्पण वाला सूत्र, लेंस वाला मत समझ लेना, यहां नहीं माइनस लगा दो क्योंकि यहां पर दर्पण है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। हमें यहां से f चाहिए तो 1/f बराबर 1/v तो पता चल गया माइनस का 30 प्लस 1/u तो पता है माइनस का 10। ठीक है ना, इतना हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे 1/f बराबर, ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ये नहीं समझ में आता एलसीएम कैसे लेते हैं। तो डोंट वरी, क्या जरूरत है एलसीएम लेने की, आप इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए माइनस का 10 और ये भी इसका कर दीजिए ये माइनस का 30 और नीचे कितने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो गया 300 हो गया। ठीक है, सीधा सीधा। तो 1/f बराबर कितना, ऊपर कितना हो गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जरूर, लेकिन माइनस रहेगा। ठीक है, और ये कितना हो गया 40 और नीचे कितना हो गया 300, तो ये काट दीजिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, यहां पर आया क्या, आ गया f का मान। अब इसको 1/f बराबर, अगर 1/f बराबर क्या है तो 1/f बराबर का माइनस का 4 बटे कितना 30, तो f बराबर हम यूं कह सकते हैं माइनस का 30 बटे 4, क्योंकि भाई इसका उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब हमें वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो वक्रता त्रिज्या के लिए भी फार्मूला क्या बताया कि r बराबर क्या होता है 2f होता है, r बराबर 2f, याद रखना। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना फार्मूला बबुआ। ठीक है, r बराबर 2f या f बराबर r/2 होता है, तो r बराबर 2 और f का मान कितना है माइनस का 3/4 है। ठीक है ना, तो यहां पे कितना हो गया 2 दूना 4 हो गया, 2 पंद्रह 30। ठीक है, तो r बराबर कितना हो गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया माइनस का 15 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ये चीजें याद रखना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लॉन्ग में अक्सर ये जो न्यूमेरिकल है वो 3 नंबर में इस टाइप का पूछा जाता है। इसके बाद ज्यादातर जो है 1-2 रखे हैं, नहीं तो हमने 5 नंबर वाला ही न्यूमेरिकल रखा है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल में जल्दबाजी में काम बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। अगर आप सोचते हो कि बस ऐसे ही मतलब इधर उधर पढ़िए हड़बड़ाहट में, तो आप डेफिनेटली हम 100% दावे के साथ कह रहे हैं कि आप कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए जितना हो सके आपका दिमाग शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो हड़बड़ाहट में हर एक काम बिगड़ ही जाता है, लेकिन जितना ज्यादा आप ठंडे मन से काम करोगे वो चीजें उतनी ही ज्यादा मजेदार हो जाएंगी। देखिए इसको क्या करना है, ढंग से पहले पढ़ लीजिए। बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेमी व 50 सेमी है और दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं तथा इस युग्म से 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, टपकेगा किसी ना किसी पेपर में, बस वैल्यू चेंज रहेगा, बस इतना याद रखना। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि यहां पर बोल रहा है कि दो क्या है लेंस हैं, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस, और दोनों की फोकस दूरियां दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे कि यहां पर f1 और f2, इसका मतलब f1 f2 दोनों के मान दिए हैं। अब f1 का मान कितना है तो 10 सेमी, f2 का मान कितना है तो माइनस का 50 सेमी। अब आप बोलेंगे सर ऐसा भेदभाव क्यों, एक को +10 लिखा है एक को -50। तो प्यारे बच्चों जो एक है वो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक
और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं, कह रहा दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, मतलब इस तरह से दोनों संपर्क में रखे हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहा है इस युग्म से 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, मतलब यहां पे मान लेते हैं कहीं पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। तो यहां पे हम यूं कह सकते हैं कि जो u का मान है ना वो कितना है, माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी v का मान ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना है। चलिए बहुत एकदम मजेदार तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जब भी हमें क्या निकालना है, पहले हमको निकालना है यहां पे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, क्योंकि f1 पता है f2 पता है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। उसके लिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों। ये फार्मूला है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए। तो यहां से क्या करेंगे, 1/f बराबर 1/f1, f1 की जगह 10 है, प्लस 1/f2, f2 की जगह कितना है, माइनस का 50, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1 यहां 10, ये कर देंगे माइनस का 1 ये कितना हो जाएगा, 50। एलसीएम ले लीजिए 1/f बराबर, भाई एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 50, तो 10 25 50 हो जाएगा, यानी पंजे 5 बार हो गया। फिर ये चिन्ह माइनस है, यहां 50 इक्यम 50, यानी एक बार में जाएगा तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे आगे अपन देखेंगे कि 1/f बराबर कितना होगा, यहां 5 में से 1 अपन घटा देंगे तो ये 4, और नीचे कितना हो गया, 50। तो 4 बटे कितना आया, 50 आ गया। अगर इसको हम लिखेंगे f बराबर, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 50/4 सेंटीमीटर। ये आ गया फोकस दूरी। अब फोकस दूरी भी पता चल गई अपने को, और यहां पर u का मान भी पता चल गया, तो अब आराम से v निकाला जा सकता है। तो लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, v। तो v निकालना है, ध्यान से समझिएगा, अगर v निकालना है तो 1/, एक बार ऐसे हम पक्षांतर करके लिखेंगे 1/v बराबर 1/f, और ये जब इधर आएगा तो जो माइनस में है 1/, ये प्लस का u हो जाएगा, ठीक है ना। इसी पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों। इसी पे क्या करना है बबुआ, जो वैल्यू है हम पुट कर देते हैं। तो 1/v बराबर 1/f, f का पूरा मान कितना निकाला है, 50/4, ठीक है, इतना। और माइनस जो है, माइनस नहीं यहां प्लस है, और u का मान देखिए किधर है, माइनस का 25, तो यहां 1/, ये माइनस का 25 हो गया। इसको थोड़ा सजा के सही से लिख दीजिए, 1/v बराबर, ये ऊपर चला जाएगा, 4 कितना 50, और ये कितना हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस यहां पर लिख दीजिए 1/, ये 25। अगर आप देखें तो इनका एलसीएम, एलसीएम कितना, मतलब ऐसी कौन सी संख्या दो जो दोनों से आराम से निपट जाए, तो अपन बोलेंगे क्या है, 50 है, तो 50 इक्यम 50 हो गया, ये 4 बार में जाएगा, माइनस 25 दूना 50, तो 2 एकम 2, 2 बार जाएगा। तो 1/v बराबर कितना, 2/50, काट देंगे, 2 25 में 50, यानी जब इसको, ठीक है, यहां पे जब करेंगे 1/v बराबर 1/25 है, ठीक है ना, और उसके बाद v बराबर करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो 25 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो है ना मजेदार, ये भी बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, और इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आसान है। नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन
ज्यादातर 5 नंबर में किया जाता है। ठीक है, याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बबुआ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे रसगुल्लों। बोल रहा है कि 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक है वो √2 है। कह रहा अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करना है, और आपको 4 चीज ज्ञात करना है। पहला है कि अल्पतम विचलन कोण निकालिए, दूसरा है कि आपतन कोण निकालिए, और तीसरा है कि अपवर्तन कोण निकालिए, और चौथा है निर्गमन कोण निकालिए। ये इतना चीज आपको निकालना है। ठीक है, यानी ये प्रिज्म वाले से है। अगर देखें तो कुछ चीजें यहां पे पता है अपने को, कुछ चीजें पता है, जैसा कि 60 अंश अपवर्तक कोण, तो अपवर्तक कोण किसका मान होता है, तो इसे चाहे प्रिज्म कोण बोलो चाहे अपवर्तक कोण बोलो, तो ये ए का मान होता है। किसका मान है, ए का मान। ठीक है, और अपवर्तनांक जो है वो एन का मान होता है। तो जो प्रिज्म कोण दिया है वो 60 अंश दिया है, और जो अपवर्तनांक दिया है वो √2 दिया है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहां अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम निकालना है। ठीक है, आपतन कोण आई निकालना है, अपवर्तन कोण यहां पे अपवर्तन कोण आर निकालना है। ठीक, अपवर्तन कोण क्या निकालना है, आर निकालना है। निर्गमन कोण इसे दर्शाते हैं, ये निकालना है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें निकालनी है अपनी। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, विचलन कोण के लिए शुरू करते हैं। तो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। ये आपका मेन फार्मूला हो जाता है, ये आपका मेन फार्मूला हो जाता है। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने के लिए चाहे यहां से आप प्रिज्म कोण निकालिए, चाहे न्यूनतम विचलन कोण निकालिए, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे अगर आप ध्यान दीजिए, सब का सब वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। एन का मान कितना दिया है, तो √2 दिया है, 2 रख दीजिए। फिर उसके बाद साइन ए प्लस ए का मान कितना है, 60 अंश, तो 60 अंश और प्लस का डेल्टा एम है बाई 2 हो गया। और नीचे का क्या हुआ, साइन 60 अंश बाई 2 हो गया। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। तो एक काम करेंगे, इसको अगर देखें काट दीजिए, यहां से ये 30 अंश कट गया, तो यहां पर क्या कुछ आया, तो यहां पर प्यारे बच्चों आ गया कितना, √2, √2 हो गया, बराबर ये लिखेंगे कि साइन ये 60 अंश प्लस डेल्टा एम बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश, कितना हो जाएगा, साइन 30 अंश। अब एक चीज ध्यान देना, साइन 30 अंश का वैल्यू रखिए, या डायरेक्टली पहले यहां लिख दीजिए कि √2 इंटू साइन 30 अंश बराबर ये कितना हो गया, ये हो गया साइन कितना कि 60 अंश प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है, साइन 30 अंश का मान 1/2, तो ये हो जाएगा √2/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ये 60 अंश प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए इसमें आप क्या है, √2 और नीचे को 2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हो कि नहीं, जरा बताइएगा। या फिर हम ऐसा भी कर दें कि √2/2 है, √2/2 है, तो ऊपर नीचे हम √2 का गुणा भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बात वही है कि जैसे ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 1/√2 बचा, या यहां कट जाएगा 1/√2 बचा, तो बात वही चीज है। ठीक, तो यहां पे थोड़ा आपको ये चीज समझना है कि इसको हम √2 और नीचे अपन इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, या हमने बताया नीचे, और बराबर ये क्या हो गया, साइन यहां पे 60 अंश प्लस डेल्टा एम बाई यहां पे 2 हो गया। अब देखिए ये से ये कट गया, 1/√2 बचा,
ठीक है, ये कितना बच गया, 1/√2 बच गया भैया, 1/√2 बच गया, बराबर ये साइन, ये कितना 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2 हो गया। अब 1/√2 साइन कितने अंश का मान, 45, ठीक है, साइन 45 अंश का मान होता है, बराबर में ये कितना हो गया, साइन ये 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2 हो गया। ये भैया काट दीजिए, तो इसका क्रॉस गुणा करेंगे, 45 दूना कितना हो गया प्यारे बच्चों, 90, बराबर कितना, 60 अंश प्लस डेल्टा m, या फिर यूं कह लें कि डेल्टा m बराबर कितना, तो ये इधर घटा देंगे तो 90 माइनस 60 अंश, तो डेल्टा m का मान कितना निकल कर आया, 30 अंश। ठीक है, तो एक आंसर ये सबसे जो लंबा चौड़ा है ना प्यारे बच्चों, वो केवल और केवल यही है, यानी पहला वाला जो है। बाकी ये तो चुटकियों में ऐसे दो एक एक लाइन में, दो दो लाइन में नहीं पड़ जाएगा। सबसे लंबा चौड़ा जो है वो अल्पतम विचलन कोण निकालना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बट आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ा स्टेप इसमें लंबा है, बाकी आसान है। अब उसके बाद तो ये तो एकदम चुटकियों में निकल जाएंगे। चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब इसको देखिए, थोड़ा से अपने को मिटाना पड़ेगा, ठीक, तो मिटा देते हैं, कोई दिक्कत ना, यही मिटा देते हैं, इधर ही, इधर क्या पूरा ही मिटा देते हैं। आपने ये चीज तो निकाल ही लिया, याद रखना कि अल्पतम विचलन कोण कितना निकला है, 30 अंश, ठीक है, 30 अंश याद रखना, बस वैल्यू ये निकल कर कितना आ गया है, 30 अंश। अब दूसरा निकालना है आपतन कोण, तो दूसरा निकालना है प्यारे बच्चों क्या चीज, आपतन कोण। आपतन कोण में आई बराबर होता है, आई बराबर आपतन कोण में a प्लस डेल्टा m बाई 2, यहां से आपतन कोण निकलेगा। तो यहां से आई बराबर क्या करेंगे, आई बराबर 1 प्लस a का मान कितना निकाला आपने, a का मान 60 निकाला है, 60 प्लस डेल्टा m कितना निकाला है, 30 अंश बटे 2, तो अपन बोलेंगे कि कितना, ये हो गया 90 अंश बटे 2, तो हो गया 45 अंश। तो आई बराबर कितना, 45 अंश, यानी आपतन कोण कितना निकल आया, 45। अब उसके बाद ये तीसरी चीज क्या निकालना है, तीसरा निकालना है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को आर से दर्शाते, आर बराबर a बाई 2 हो जाता है, ठीक है, आर बराबर a बाई 2। अब यहां से देखिएगा कि आर बराबर a बाई 2, मतलब मेन आपका जो फार्मूला होता है ना, यहीं से पूरा निकल रहा है, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, और यहां पे साइन a बाई 2, पूरा वही चीज, क्योंकि n बराबर स्नेल का नियम क्या होता है, साइन i अपान साइन r, तो ये i की जगह पर ये वाला देखिए पूरा है, और r की जगह ये नीचे वाला, तो वही चीज i और r यहां लिखा गया है, ठीक है। ये मत सोचना कि फार्मूला कहां से आ गया। तो यहां r बराबर a बाई 2, a का मान तो 60 अंश है, ठीक है, बाई 2 हो गया, कट गया, r बराबर भी कितना, 30 अंश। तो ये आंसर आपका आ गया अपवर्तन कोण का। अब अगला है कि निर्गमन कोण। तो प्यारे बच्चों निर्गमन कोण क्या होता है, तो निर्गमन जो कोण होता है वो E बराबर आपतन कोण, निर्गमन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो यहां पे निर्गमन कोण आपतन कोण कितना निकाला है आपने, 45 अंश, तो निर्गमन कोण जो E का मान भी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, 45 अंश, ठीक है, यही आंसर हो गया, ठीक तो है ना। ये वाले तो बताया था एकदम आसान है, जो पहला निकालना था वही थोड़ा लंबा स्टेप था, लंबा प्रोसेस। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये आपका दूरदर्शी से संबंधित जो प्रकाशिक यंत्र है वहां से भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक, दूरदर्शी की लंबाई वगैरह को लेकर के
मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखना, अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना। देखिए बोल रहा है इसमें कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है तथा इसके अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की जो दूरी है वो 36 सेमी है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तब दोनों लेंस की फोकस दूरियां निकालना है। देखिए सबसे पहले आवर्धन क्षमता दिया है तो m का जो मान है वो दिया है, m बराबर लिखेंगे कितना, तो ये -5 सेंटीमीटर, यानी 5 दिया है, सेमी में नहीं, आवर्धन क्षमता ये 5। अब यहां पे अगला दिया है कि अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी। देखिए अभिदृश्यक को यहां पे FO से दर्शाते हैं, नेत्रिका को FE से, तो FO और प्लस का FE, FO प्लस FE का मान दिया है, इसका मान दिया है कितना, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बराबर 36 सेंटीमीटर के है। और बोल रहा है यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तब क्या है, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां। ठीक, तो यहां पर अब फार्मूला अपन अप्लाई करेंगे। अनंत पर जब प्रतिबिंब बन रहा होता है तो फार्मूला होता है कि m बराबर माइनस का FO अपान FE। आपको याद हो, बहुत अच्छे से हमने समझाया है, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब यहां से क्या करिएगा कि m का मान कितना, 5, माइनस का 5 रखेंगे और FO अपान FE ये रखेंगे माइनस का FO अपान FE ये रखना है। इसको काट दीजिए, अगर यहां से देखिए तो FO बराबर कितना हो गया, 5 FE। ठीक है, इसको थोड़ा इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यही चीज लिख देंगे कि FO का मान, लिखेंगे कि FO का मान समीकरण 1 में रखने पर। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर यहां पर FO की जगह FE कर देंगे तो दोनों FE में हो जाएंगे, तो एक का मान तो यानी FO चाहे FE दोनों में कोई एक मान निकालना ही होगा पहले, तो एक निकल आएगा, दूसरा अपने आप निकाल लेंगे आराम से। तो FO का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, जब 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए इधर क्या होगा प्यारे बच्चों, FO की जगह 5 FE है तो इसमें रखिए FO की जगह क्या रख देंगे, 5 FE रख देंगे, और प्लस FE की जगह तो FE रहेगा ही रहेगा, बराबर कितना है, ये 36 है ना, 36 ही है, और 5 1 6 कितना हो गया, 6 FE बराबर 36, तो FE बराबर कितना आ गया, ये 36/6 हो गया, कट गए, तो यानी यहां पर ये 6 बार में गया, तो FE का जो मान निकल कर आया वो 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर भैया एक आंसर आपका आ गया, FE का मान। अब यहां पे देखिए, अगर FO प्लस FE बराबर 36 है दोनों की, अगर FE अकेले 6 है, इसका मतलब यहां से अब 36 में 6 घटाएंगे तो दूसरा 30 आ जाएगा। तो यहां पर आप लिखें या ऐसे लिख दें कि FE का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से FE का मान रख करके हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि FO प्लस FE का मान हमने निकाल लिया 6 बराबर क्या चीज है, 36 है, तो FO बराबर ये उधर घट जाएगा, कितना निकल आएगा, 30 सेंटीमीटर। नहीं तो ऐसे ही मोटा मोटा समझो ना, दोनों की लंबाई 36 है, एक अकेले का 6 आ गया, दूसरा 30 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से लगाना होता है जो कि बहुत ज्यादा आसान है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात, ये जो क्वेश्चन है बड़ा लंबा चौड़ा होता है और इसको बच्चे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा किया गया है 2025 के ही पेपर में,
लगभग 3 सेट में आया था, 3 से 4 सेट में। लॉन्ग वाले की बात कर रहे हैं जो 5 नंबर का है, बाकी शॉर्ट वाले को हम छोड़ रहे हैं। तो इसलिए बात कर रहे हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आप एकदम से रट लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने एकदम जहन में डाल लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस तरीका याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और देख सकते हैं कि 2025 में ये आया हुआ भी है पूरे 5 नंबर में। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यंग के द्विझिर्री प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त तथा एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरियों के सूत्र लिखना है, तथा कह रहा है इस प्रयोग में द्विझिर्रियों के बीच की दूरी 3 mm है तथा 480 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है। बोल रहा है पर्दे व झिर्रियों के बीच की दूरी 2 मीटर है, 8वीं दीप्त तथा तीसरी अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझिएगा इसको, 1 मिनट पानी पी ले, थोड़ा गला सूख रहा है। अब यहां पे ध्यान दो बच्चों, इसके लिए हमने ये वाला इसलिए लिखा है कि यहां पे आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए इस वाले चैप्टर से, ठीक है ना, जो फ्रिंज की चौड़ाई से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आता ही आता है, 100% फिक्स है। अब इसमें कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, बस 2 फार्मूले आपको समझना है। एक दीप्त के लिए जब भी दीप्त की बात आ जाए, एक होता है दीप्त फ्रिंज, ठीक है, और दूसरा होता है अदीप्त फ्रिंज। देखिए एक दीप्त फ्रिंज और एक अदीप्त फ्रिंज, ठीक है, यानी यहां पे एनवी लिखना है, ठीक है, एनवी दीप्त और एनवी अदीप्त। जब भी यहां पे ये आपका पूछा जाए तो दीप्त फ्रिंज के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है एन इंटू डी इंटू लेमडा अपॉन स्मॉल डी, और यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है 2n-1 इंटू डी इंटू लेमडा अपॉन क्या होता है 2d। ये फार्मूला आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है बच्चों, ये फार्मूला आप याद कर लेना। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, हम A to Z बात कर रहे हैं, कोई भी आ जाए आप आराम से उसका निपटारा कर लोगे। बस यही 2 फार्मूला याद रखना। एन यहां बोलेगा, जैसा कि एन का मतलब क्या है, जैसे यहां बोल रहा है 8वीं दीप्त और यहां तीसरी अदीप्त, तो 8वीं दीप्त, तो एन का मतलब वही 8वीं, यानी मान 8 रख देना है। और यहां पर वैसे तीसरी अदीप्त है तो वही चीज, एन का मान इसमें, और कहीं कहीं यहां पे एन ना देकर एम दे देता है तो उससे मत घबराना, चाहे यहां एम दे चाहे एन दे, उससे कोई मतलब नहीं, तो है तो वही चीज, ठीक है। लेकिन जैसे हमने यहां एन माना है तो एन ही होगा, ठीक है। तो अब यहां पे आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि इस प्रयोग में द्विझिर्रियों के बीच की दूरी, तो यहां पर जो है डी, ये स्मॉल डी जो है वो द्विझिर्रियों के बीच की दूरी है बच्चों। ये कितना दिया है, तो 3 mm। अब 3 mm दिया है तो पहले इसको mm से मीटर में, मिलीमीटर में है तो 3 × 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आगे चलिए, आगे चलते हैं, तो कह रहा है कि 480 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य है, मतलब लेमडा का मान कितना है, लेमडा का मान कितना है, तो 480 नैनोमीटर है, यानी एनएम है। तो इसका मतलब अब 480 एक नैनोमीटर में कितना मीटर, तो 10⁻⁻⁹, तो लिखेंगे 480 × 10⁻⁻⁹ मीटर। आगे चलते हैं, तो पर्दे व झिर्रियों के बीच की दूरी, तो पर्दे के बीच की दूरी जब भी कहा जाए तो कैपिटल में जो डी है ना बच्चों, ये कैपिटल डी, ये पर्दे की दूरी होता है।
तो ये कितना है 2 मीटर। 2 मीटर। इस तरीके से आप बहुत सिंपल तरीके से वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए कोई भी हो, कोई न्यूमेरिकल कठिन लगेगा ही नहीं। अब आ जाते हैं, अब बोल रहा है कि पर्दे व जीरो के बीच की दूरी मान ली दिया है, तो आठवीं दीप्त और तीसरी अदीप्त फ्रिंज की के कह रहा है बीच की दूरी। तो पहले हम ये आठवीं दीप्त और ये आपका जो तीसरी अदीप्त है इनकी दूरी तो निकाल लें, फिर उनके बीच की निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे आठवीं दीप्त फ्रिंज, आठवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, आठवीं दीप्त फ्रिंज दूरी, ठीक है। तो आठवीं दीप्त के लिए निकालेंगे, ठीक। तो आठवीं दीप्तों को अपन लिखेंगे कैसे, ध्यान देना। इसको यहां पे x से दर्शाया जाता है, तो यहां x और 8 लिख देंगे, x 8 इसका मतलब आठवीं दीप्त फ्रिंज। तो अब आ जाते हैं इसके लिए n की जगह 8 लिख देंगे, क्योंकि बताया ना जो n होगा वो उसी को बताएगा कि किस नंबर की फ्रिंज है, चौड़ाई है, मतलब फ्रिंज का मतलब वो पट्टी है। अब यहां पे 8 हो गया गुणे में। अब देखिएगा d पर्दे की दूरी क्या है 2 है। अब गुणे में लेमडा, लेमडा का मान कितना है 480, तो 480 गुणे 10 की घात क्या है -9 और अपान कितना हो जाएगा बच्चों। और नीचे में देखिए डी, डी का मतलब स्मॉल डी वाला ये 3 गुणे कितना 10 के घात -3, ठीक है ना, एकदम सिंपल तरीके से। अब इसको क्या करते हैं काट देते हैं, इसको काट दीजिए तो 16 तिया 48, ठीक है। तो 16 तिया 48 हो गया, तो ये 160 हो गया। अब उसके बाद ये तो 8 दूना 16 हो गया, 16 16 में कितना हो गया 256। अब एक चीज ध्यान देना, ये वाला जीरो इसके साथ जब चला जाएगा तो ये 10 के घात कितना -8, तो यहां पे x8 बराबर कितना है, तो लिख सकते हैं एक बार और अगर लिखना चाहे, नहीं तो 8 दूना 16 और 16 16 में कितना 256 हो गया, गुणे ये 10 के घात हमने बताया ना, ये इसके साथ जीरो जाएगा तो -8 हो गया, ठीक है। और ये नीचे ध्यान देना बच्चों, ये जो नीचे है ऊपर में जाएगा तो ये जो है प्लस में 10 के घात -3 है, तो ये प्लस का 3 हो गया, 10 के घात ये प्लस का 3 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अपने को आगे क्या करना है ध्यान से समझिए। यहां तक समझ में आ गया क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये 8 दूना 16 हो गया और ये कितना 16 16 16 में कितना 256, और ये एक जीरो है तो इसके साथ जब जाएगा तो ये -8 हो जाएगा। अब कहेंगे क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो, क्योंकि -9 और प्लस का ये एक जीरो है तो यानी 1, तो ये 10 के घात में है तो -8 ही तो बचेगा। तो यहां पर ये हो जाएगा कि x8 बराबर कितना हो गया, ये 256 हुआ, और उसके बाद गुणे में ये कितना -8 प्लस का 3, तो 10 के घात -5 हो गया, तो x8 बराबर, अगर 2 अंक दशमलव इधर खिसका यानी कोटिमान के रूप में सही तरीके से लिखें, अगर 2.56, अगर 2 दशमलव खिसका रहे तो इसमें 2 संख्या ऐड करेंगे तो 10 के घात कितना, ये -3, इतना मीटर आ गया। तो ये क्या आ गया, तो आठवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी आ गया। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, हम तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम ये निकाल लेंगे, तब इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना, चलिए अब देखिए इसी में मिटा देते हैं, इसी में यहीं से मिटा देते हैं इसको, आगे कहां देखेंगे, यहीं पर हम देखेंगे इसको। अब यहां पे समझिएगा, समझिएगा क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे कि तीसरी, यहां पे है ना कि तीसरी, तीसरी अदीप्त फ्रिंज, तीसरी अदीप्त फ्रिंज
की दूरी, तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो यहां पे क्या लिखेंगे, x क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। x3 बराबर, अब फार्मूला अप्लाई करिए, यानी 2 गुणे यहां पे 3 रखेंगे माइनस का 1, कितना हो गया, गुणे में d, d का मतलब पर्दे की दूरी, गुणे में 2, उसके बाद यहां पे लेमडा, लेमडा का मतलब तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य कितना है, तो 480 गुणे में क्या है, 10 के घात माइनस का 9, इतना हो गया है ना। और नीचे क्या लिखना है, तो नीचे लिखेंगे क्या, 2d, तो यहां पे 2 लिख देंगे और उसके बाद d, d का मतलब क्या है, या 3 गुणे 10 के घात माइनस का 3, इतना हो गया ना। अब उसके बाद समझिएगा, यहां से लिखेंगे कितना कि x3 बराबर ऊपर कितना 2 तिहाई 6 और 6 में से 1 गए 5 हो गया, 5 गुणे ये हो गया 2 गुणे 480, या इसको 48 अकेले लिख दीजिए, ये इसके साथ चला जाएगा तो 10 के घात माइनस 8 हो गया। और नीचे कितना हो गया, यहां पर ध्यान दीजिए 2 गुणे क्या है 3 और गुणे 10 के घात माइनस का 3, तो ये तो हो गया 16 तिया 48, ठीक है, 2 से 2 काट दीजिए, ठीक। और यहां पर और कुछ है, और कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है, हाँ नहीं है, ठीक है, ये 16 पंजे 80 हो गया, तो x3 बराबर ये 80 हो गया, और ये गुणे 10 के घात माइनस 8 है, ये ऊपर जाएगा 10 के घात, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, 10 के घात माइनस 3 है, ये प्लस का 3, तो x3 बराबर 8 गुणे, इसको कैसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब इसके साथ और ऐड कर देंगे ये, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया -7, और -7 और +3 तो 10 के घात माइनस का 4, बट उसमें 10 के घात 3 के रूप में लिखे थे, तो इसको भी x3 बराबर लिख सकते हैं 0.8 गुणे 10 के घात -3 मीटर। अब यहां पे याद रखना, हमें 2 वैल्यू पता चल गए, यानी एक किसका मान निकाला था, जो इसके पहले आपने x8 का मान निकाला था, याद है ना कितना निकाला था, तो x8 वाला निकाला था 2.56 गुणे 10 के घात माइनस का 3, और यहां पे x3 का निकल गया 0. कितना 8 गुणे 10 के घात माइनस 3। तो अब कुछ नहीं करना, के बीच की, अगर यहां पर इतना पूछता कि 8वीं दीप्त तथा तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालो, तो ये जो दूरी हमने दोनों अलग अलग निकाल दिए, यही आंसर हो गया। अब के बीच की दूरी पूछ ले, कुछ नहीं करना, इसमें से इसको घटा दो, बस हो गया काम, ठीक है। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया ना, चलिए यहीं पर थोड़ा मिटा देते हैं और कहीं नहीं, यहां पर नीचे वैल्यू तो वहां लिख ही दिया है हमने, यहीं पर लिख देंगे। अब लास्ट में बच्चों की यहां पर लिखेंगे कि 8वीं दीप्त तथा क्या लिखेंगे, तीसरी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, अब इनके बीच की जब दूरी निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, बराबर में करके यही चीज निकाल देंगे, यानी x8 माइनस x ये 3 हो गया, ठीक है। तो जो भी रखा है, x8 का मान कितना है 2.56 गुणे 10 के घात माइनस का 3, और माइनस का ये x3 का मान कितना है, तो 0.8 गुणे 10 के घात माइनस का 3। अब इसको घटा दीजिए, कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा कितना, एक मतलब यहां 10 के घात 3 तो बाहर निकाल लीजिए, तो 2.56 और ये 0. क्या है 8 है, ठीक है, तो ये 1.76 गुणे 10 के घात माइनस 3 इतना मीटर आ गया, ठीक है। बाकी लिखना चाहेंगे तो 1.76 मिलीमीटर भी लिख सकते थे, तो इतना मीटर आ गया, ठीक, चाहे मिलीमीटर में लिखें तो ये इतना के लिए लिखेंगे, नहीं तो ये मीटर में, ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आपने देखा होगा तो कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा जो रोल है प्यारे बच्चों वो इस फार्मूले का है। ठीक है, ये फार्मूला इसीलिए बोल रहे हैं कि आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज इन्हीं पर न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी न्यूमेरिकल है। इसके पहले एक जो आपका प्रकाश प्रकाश का मतलब द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति जो आता है, वहां से भी न्यूमेरिकल बनते हैं, ज्यादातर शॉर्ट वाले बनते हैं, एक दो कभी कभार आ जाता है, नहीं तो शॉर्ट वाले। ठीक है, बाकी फिर से हम ला देंगे न्यूमेरिकल की सीरीज, परेशान नहीं रहना है। अब देखिए ये जो न्यूमेरिकल है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से भी 2 से 3 न्यूमेरिकल जो 5 नंबर वाला और 3 नंबर वाला है उठता है। ठीक है, यहां पर देखिए बोल रहा है ये कार्बन दिया है, कार्बन परमाणु दिया है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना करना है। और इसमें जरूरी नहीं कि इसी तरह से आए, कभी कभार क्या होता है कि रिएक्शन ऐसे दिया रहेगा, यानी नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन जैसी समीकरण दिया रहेगा, और नीचे सब जो परमाणु है उसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, और परमाणु का पूरा द्रव्यमान कितना है दिया रहेगा। फिर पूछ लेगा कि बंधन ऊर्जा पूछ सकता है, या प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछ सकता है, या द्रव्यमान क्षति अकेले पूछ सकता है। तो सब कुछ आज इसी न्यूमेरिकल में बता देंगे। ठीक है, तो एक दिया गया है कार्बन परमाणु है, इसमें इसका कुल द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और इसमें क्या है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमने बताया कि कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों कि कार्बन परमाणु का ये वास्तविक द्रव्यमान है, याद रखना, ये वास्तविक द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, वास्तविक द्रव्यमान दिया है, याद रखना कितना दिया है प्यारे बच्चों। तो वास्तविक द्रव्यमान जो दे रखा है वो दिया है 12.0038 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट में। और याद रखना इसमें बस जोड़ घटाना है और कुछ नहीं है। ठीक है, लंबा चौड़ा ये वैल्यू बस दिया गया है, बाकी इसमें जोड़ घटाना है और कुछ है नहीं। ठीक, अब उसके बाद ये जो कार्बन परमाणु है, ये जो कार्बन दिया है 6 के बाद ये 12 में अगर हम प्रोटॉन की संख्या पूछें तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे। देखिए इस तरह से अगर दिया है तो आपको बताया गया है कि जब भी प्रोटॉन पूछे तो ये प्रोटॉन भी है, परमाणु क्रमांक इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को, जैसे प्रोटॉनों की संख्या, इसी को इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसी को परमाणु क्रमांक बोलते हैं। सब कुछ यही होता है। और जब परमाणु भार पूछा जाए, द्रव्यमान संख्या पूछा जाए, ये होता है। और जब न्यूट्रॉन पूछा जाए तो इसमें ये घटा दीजिए। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो इस कार्बन परमाणु में अगर हम बात कर लें इसमें प्रोटॉन 6 है। ठीक है, अब उसके बाद इसी कार्बन परमाणु में अगर हम न्यूट्रॉन पूछे, अभी बताया ना, न्यूट्रॉन पूछ लें तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या, अभी जब बताया परमाणु भार में जब हम क्या है परमाणु क्रमांक घटाएंगे बच्चों तो न्यूट्रॉन, तो ये 6 समझ में आ गया। समझ में आ गया ना कि परमाणु का मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। अब थोड़ा आगे कहानी को समझते हैं। अब हम निकालेंगे क्या, तो हम निकालेंगे क्या चीज, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब होता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों का जो द्रव्यमान रहेगा प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान का योग क्या कहलाएगा, न्यूक्लियन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हम निकालेंगे कि न्यूक्लियन
न्यूक्लियन का द्रव्यमान, न्यूक्लियन का ये द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे जब न्यूक्लियन का द्रव्यमान निकालना होता है तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान देना। न्यूक्लियन के द्रव्यमान में जब भी निकालना हो तो निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसमें करते क्या है बच्चों, 6 गुणे ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, अब उसके बाद प्लस का हो जाता है 6 गुणे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये हो जाता है। ऐसे जाकर के क्या निकलता है, न्यूक्लियन का द्रव्यमान। अब इसके बाद वैल्यू रख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा कि 6 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है बबुआ, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.0081 AMU में है, प्लस 6 गुणे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो 1.0090, तो यहां 1.0090 ये है। अब इसको क्या करेंगे भाई, इसका 6 में गुणा करिए इसके 6 में, तो ये करने की जरूरत नहीं, इसको थोड़ा आसान बनाओ ना, कठिन क्यों। क्या करते हैं, 6 बाहर ले लेते हैं, 6 बाहर ले लेते हैं। अब ये अंदर का जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया है ना, और ये 9 8 17 की 7 हो गया, हासिल 1, फिर ये 0 है तो ये 1 हो गया, उसके बाद ये 0 हो गया, और उसके बाद ये 1 1 2 हो गया, तो 2.0171 ये इतना हो गया। तो अब इसमें 6 का क्या करिए, गुणा कर दीजिए। अब जब 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिए, 6 कम 6, तो ये 6 हो गया। ठीक है, 6 कम 6 हो गया, उसके बाद 6 सते ये 42 की कितना हो गया भैया, 2 हासिल 4, और यहां बाद मतलब यहां उसके बाद 6 कम 6, और उसके बाद ये कितना हो गया, 6 कम 6 हो गया, 6 4 1 मिनट 6 कम 6 था, फिर उसके बाद 6 सते 42 4 हो गया, तो 6 कम 6 4 10 के 0 हो गया। ठीक है, हासिल 1 हो गया, तो 6 मतलब 6 0 0 और 1 बचा, दशमलव लगा के 6 दूना 12, तो 12 दशमलव कितना आ गया, 10 26, यानी 12.1026 इतना आ गया, किसका मान, न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान आ गया। अब हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति। ठीक है, बिना उसके कुछ होगा नहीं, तो हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, डेल्टा एम से दर्शाया जाता है। अब द्रव्यमान क्षति बराबर होता क्या है, तो द्रव्यमान क्षति बराबर होता है न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान, न्यूक्लियन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है, न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान और माइनस का नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो प्यारे बच्चों देखिए कि न्यूक्लियन का जो कुल द्रव्यमान है, न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान ये निकला है, तो 12 दशमलव कितना है, ये 12 दशमलव है 1026 माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कितना है, तो 12.0038 ये इतना है। ठीक है, तो ये कितना है, इसको घटा देते हैं, 16 में से 8 गए, 8 हो गया। ठीक है, अब यहां पे 1 बचा, तो 11 में से 3 गए, 8 हो गया। ठीक, और उसके बाद यहां पर क्या बच गया बच्चों, तो कितना हो गया, अब यहां पे अब देखिए कितना हुआ, मतलब 16 में से 8 गए 8, उसके बाद यहां 11 में से 3 गए 8 हो गया, और यहां 9 बचा। ठीक, और उसके बाद यहां पे कितना हो गया, ये 0। ठीक है, तो 0.0988
ठीक, ये इतना क्या आ जाएगा AMU में, AMU में इतना द्रव्यमान आ गया, द्रव्यमान क्षति। अगर द्रव्यमान क्षति अकेले पूछता, ठीक, क्योंकि देखिए वह है ना कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान देनी होती है, नहीं तो गुणा भाग में गलती हो जाएगा, आंसर भी गलत आ जाएगा, इसलिए थोड़ा चेक कर लेना है। बताया ना, पहले ही बता दिया कि इसमें केवल और केवल जोड़ घटाना है, ठीक है। ये द्रव्यमान क्षति, अगर द्रव्यमान क्षति पूछता यही आंसर है, लेकिन उसमें आगे पूछा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो उसमें थोड़ा और आगे लिखना पड़ेगा, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब देखिए यहीं पर थोड़ा इधर ही रफ कर देते हैं, इसका मान थोड़ा लिख लेते हैं, 0.0988 है ना, 0.0988। देखिए अब यहां पर क्या है बच्चों, अब आपको निकालना है सबसे पहले बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा निकालने के बाद ही प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकाल पाएंगे। तो अब निकाल लेते हैं कि बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, और बंधन ऊर्जा निकालने के लिए करेंगे क्या, जो भी वैल्यू आया है, जो भी वैल्यू 0.0988 गुणे 931, इसमें आपको गुणा करना होगा, इसमें आपको ये गुणा करना होगा। एक मिनट बबुआ, थोड़ा गुणा करके चेक करते हैं, इतना लंबा टाइम कौन वेस्ट करे, ठीक है। कितना है, 0, ये 998, उसके बाद 931 है, ठीक, क्योंकि ये MeV में होता है ना, तो ये हो जाएगा 91 पॉइंट, ये कितना 9828, ठीक है, ये आ जाएगा बंधन ऊर्जा। अब बंधन ऊर्जा आने के बाद ध्यान देना, अब हमको निकालना है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अगर बंधन ऊर्जा अकेले पूछता मेरे प्यारे रसगुल्लों तो यही आंसर हो जाता, बंधन ऊर्जा के लिए यही। लेकिन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में क्या होता है कि बंधन ऊर्जा ऊपर लिखेंगे फार्मूला, बंधन ऊर्जा, और नीचे द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार। अब देखिएगा यहां पे क्या करेंगे कि जो भी बंधन ऊर्जा आपने निकाला था, ये 91 ये कितना 98, ये 26 28 है, और नीचे द्रव्यमान संख्या का मतलब ये कार्बन परमाणु है, इसका परमाणु भार ये देखिए 12 है, ठीक है ना, परमाणु भार ये ऊपर जो है 12 है। इसको काट देंगे जब, ठीक है, तो इसको काटने के बाद जो भी आंसर आएगा इसको यानी लगाएंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, याद रखना बहुत आसान होता है। लेकिन बताया ना कि अगर द्रव्यमान क्षति पूछता, इसमें देखिए 3 क्वेश्चन आपके समझो तैयार हो रहे हैं। अगर द्रव्यमान क्षति पूछता तो इसके पहले जहां तक किया था कि नाभिक मतलब न्यूक्लियन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, वही छोड़ दो। फिर उसके बाद अगर बंधन ऊर्जा पूछ ले तो बंधन ऊर्जा में 931 का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे, ठीक है। अब उसके बाद अगर बंधन ऊर्जा ना पूछे, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछ ले, तो बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार का जो भी रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा तो उसके परमाणु भार से, कार्बन रहेगा उसके परमाणु भार से, नाइट्रोजन रहेगा तो उसके परमाणु भार से, यानी जो कुछ रहे नीचे उसके परमाणु भार से भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ जाता है। तो समझो 2 से 3 तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं यहां से, याद रखिएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बबुआ, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक मिलते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।